फॉरेक्स का नॉलेज है, फॉरेक्स का जो नॉलेज वो दो तरह का होता है। एक हम उसे कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। असल में कुछ दोस्त मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए। ओके, पहला जो नॉलेज है जी वो है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज यानी इसको हम उर्दू में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टेक्निकल नॉलेज यानी टेक्निकल इल्म जो है। और दूसरी किस्म का जो इल्म है या नॉलेज है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल नॉलेज। इसको उर्दू में हम कहेंगे, फंडामेंटल का मतलब होता है फॉरेक्स में खबरें यानी खबरों का इल्म, न्यूज का नॉलेज, खबरों का इल्म। ठीक है जी, ये दो जो है वो तरह के नॉलेज हैं जिनको हम सीखेंगे। अब इसमें हम आ जाते हैं, मेरे जो आगे सेशन होंगे टोटल वो 7 से 8 सेशंस में करूंगा। और ठीक है, एक तो कल का सेशन हो चुका है ना, इसके बाद 7 या 8 सेशन में और करूंगा। और उसमें जो 3 से 4 सेशन होंगे, बल्कि 4 से 5, 4 से जो 5 सेशंस होंगे वो होंगे सिर्फ इस टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, और 1 से 2 जो सेशंस होंगे वो होंगे इस नॉलेज के ऊपर। बल्कि ये 5 से 6 कर लें आप, 5 से 6 सेशन इसके ऊपर होंगे। तो आप देख लें कि फिर टेक्निकल नॉलेज जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है सीखना। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो ज्यादा दारोमदार होता है, जो चीज ज्यादा फायदा देती है वो ये टेक्निकल नॉलेज होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज शेयर कर देता हूं कि जब हम टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। जो अगले 5 से 6 सेशंस में हम इस टेक्निकल नॉलेज को कवर करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज हम जो आज हम शुरू करेंगे वो है कि कैंडल जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। एक कैंडल का, जो कैंडल हमें चार्ट के ऊपर नजर आ रही होती है, ठीक है, उस कैंडल का जो पूरा ढांचा है वो कैसे बनता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। और प्लस हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है हम ये पढ़ेंगे जी। उसके बाद इससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन ये हम स्टडी करेंगे। और प्राइस एक्शन के अंदर हम फिर ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं यानी ट्रेंड लाइंस, और फिर चैनल्स पढ़ेंगे कि चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर चैनल्स के ब्रेकआउट हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ये प्राइस एक्शन में आ जाएगा। और हमारा जो इससे अगला बड़ा टॉपिक होगा वो होगा सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड क्या होती है और इसके जोन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है जी, जोन्स, सप्लाई और डिमांड के जोन्स कैसे बनते हैं। और इसके बाद हमारा जो आखिरी सेशंस होगा टेक्निकल नॉलेज में, सबसे आखिर में, वो होगा मनी मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, या इसको आप यूं कह लें बेसिक्स, बेसिक रूल्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो क्या हमें अप्लाई करने चाहिए, यूज करने चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है ये हम टेक्निकल नॉलेज के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा टेक्निकल नॉलेज है। तो अगले जो 5 से 6 सेशंस होंगे वो हमारे
ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में हम जो है वो गुजार देंगे। ठीक है जी। तो अगले 5-6 सेशन जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो ये सारी चीजें हम सीख चुके होंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि देखें, ये जितना भी नॉलेज है, अगर आप मुझे कहें तो मैं 2 घंटे में सारा नॉलेज आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है, ये दुनिया का वाहिद ऐसा नॉलेज है, वाहिद ऐसा इल्म है कि ये आपको, अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और सीखने के बाद जितना थोड़ा सा आपने सीखा है, उसको आप जब तक चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसकी मश्क नहीं करेंगे चार्ट के ऊपर अप्लाई करने की, उस वक्त तक आपको उसकी समझ नहीं आएगी। वक्ती तौर पे मेरी बातें सुन के आपको लगेगा कि आपको तो समझ आ गई है, लेकिन इस समझ का आपको फायदा कोई नहीं होना ट्रेडिंग में। अगर आप ये जो समझ आपको मेरी बातें सुनने के बाद आएगी, अगर इस समझ से आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रोजाना की बुनियाद पे जितना मैं आपको सिखाऊं, और उसको आप कम से कम 1 से 2 घंटे फारग वक्त में बैठें, चार्ट के ऊपर जितना आपने सीखा है, समझ आई है, उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें चार्ट के ऊपर वो नॉलेज अप्लाई करने की। जो आदमी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि आज जो मैं सिखाऊंगा उसकी आज प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपके लिए। बेशक आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं कल प्रैक्टिस करूंगा, तो कल का अगला जो सेशन होगा मैं कोई नई चीज आपको बताऊंगा। तो जब नई चीज आप सीखेंगे तो फिर वो पिछली चीज आपके जहन से निकल जाएगी। तो इसलिए रोजाना की बुनियाद पे जो चीज मैं सिखाऊंगा आपको, वो आपने रोजाना की बुनियाद पे कोशिश करनी है, उसकी कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा आपने फारग वक्त में से टाइम निकाल के अपने चार्ट के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको अप्लाई करने की। ये बात क्लियर होगी तब आपको इसका फायदा होगा। जो दोस्त ये सोचते रहेंगे कि नहीं, हमें समझ आ गई है, जो सर ने बताया है हम आपने सुन लिया, आपको समझ आ गई, तो उसका फायदा कोई नहीं होना आपको। ये याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अह, देखें, मैं जो जाती तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं यानी अता सदीकी, जो मैं ट्रेड करता हूं ना, मैं मोबाइल पर ट्रेड करता हूं। मोबाइल पर MT5 पर ट्रेड करता हूं जी। लेकिन मैं जितना भी नॉलेज है, अपना नॉलेज इल्म जो है मेरे पास, वो लैपटॉप पर चार्ट पर अप्लाई करता हूं। समझ लगी है आपको कि मैं ट्रेड करता हूं मोबाइल के ऊपर, लेकिन जो मैं चार्ट ओपन करता हूं वो लैपटॉप के ऊपर ओपन करता हूं। तो क्योंकि जितना भी नॉलेज है जो हम सीखेंगे, टेक्निकल नॉलेज, वो सारा आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है ना आपने। ठीक है, तो वो नॉलेज में अपना जो चार्ट ओपन करता हूं वो मैं ओपन करता हूं अपने लैपटॉप के ऊपर। ठीक है जी। तो अब इसके लिए याद रखें कि गूगल के ऊपर आपको एक वेबसाइट मैं आप बताने लगा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, इन्वेस्टिंग, INVESTING, investing.com। ये एक वेबसाइट है, investing.com। ठीक है, ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा। जो चार्ट ओपन करना है आपने गूगल के ऊपर जाके, अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या टैबलेट के ऊपर, वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके ओपन करना है। लेकिन बाज औकात क्या होता है कि ये वेबसाइट जो है investing.com, इसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस शुरू हो जाती है, ये सही काम नहीं कर रही होती। तो उस सूरत में फिर एक दूसरी वेबसाइट है, इसका मुतबादल वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू, VIEW, व्यू.com। ठीक है जी। ये दो वेबसाइट्स आपको याद होनी चाहिए। ये दोनों वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जहां पे किसी भी पेयर का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई भी पेयर है, उसका चार्ट आपको लाइव यहां पे मिलेगा। ठीक है। अब इन दोनों वेबसाइट्स में फर्क क्या है? ये जो पहली वेबसाइट है, ये इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान, पहली वाली।
ठीक है, जब ये काम ना कर रही हो तो ये दूसरी वाली जो है थोड़ी सी मुश्किल है, इसको इस्तेमाल करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक दो दफा आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी समझ आ जाएगी आपको। ये बात क्लियर होगी जी। तो ओके जी, अब मैं क्या करने लगा हूं कि अब मैं ये पहली वाली जो वेबसाइट है investing.com ये ओपन करने लगा हूं, क्योंकि अब हम जो टेक्निकल नॉलेज है वो सारे का सारा हम सीखेंगे चार्ट के ऊपर, और उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर। अच्छा, ये जो सारा नॉलेज है जितना भी, इस टेक्निक का सीखने का हमें फायदा क्या होगा? ये जो टेक्निकल नॉलेज हम सीखने लगे हैं, टेक्निकल नॉलेज सीखने का हमें फायदा क्या होगा? क्वेश्चन है ना ये। तो इसका जवाब ये है कि हम सही जगह से बाय और सेल की ट्रेड ले सकेंगे ये नॉलेज सीखने के बाद। ठीक हो गया जी। असल काम ये है ना, असल फॉरेक्स ट्रेडिंग हम क्यों सीखना चाह रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट, पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब हम ट्रेड करेंगे। तो फॉरेक्स में ट्रेड बाय की और सेल की दो मुख्तलिफ ट्रेड्स होती हैं। दोनों ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ये चीज हमें कौन सिखाती है? ये हमारा टेक्निकल नॉलेज हमें बताएगा, जो हम अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। ओके जी, अब मैं आ जाता हूं जी चार्ट के ऊपर। मैं कोई भी लाइव चार्ट ओपन कर लेता हूं। आप देख रहे हैं ये एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये मैंने पानी खत्म हो गया जरा सलाद दी। अच्छा मैंने पता, मैं क्या वो ईसा बाहर चला गया। अच्छा, ये बीच में क्योंकि कुछ दोस्त अभी नए हैं, आज दूसरा सेशन है, तो उनको पता नहीं है कि जब सेशन में आप ज्वाइन होते हैं तो आपने अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके रखना होता है, सॉरी म्यूट करके रखना होता है, ताकि आपके घर की ये बैकग्राउंड की जो आवाजें हैं वो बाकी लोग ना सुने। तो इसलिए मैंने अभी आप सब दोस्तों को म्यूट कर दिया हुआ है। जब सेशन का एंड होगा तो वहां पे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर आपके क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे आप कर सकेंगे। ठीक है, उस वक्त तक मैंने इसलिए म्यूट कर दिया है सबको कि कोई बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ओके, आप देखें कि ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मैंने ओपन किया हुआ है इन्वेस्टिंग, गूगल के ऊपर investing.com वेबसाइट के ऊपर। और इस चार्ट के ऊपर आपको कुछ कैंडल्स नजर आ रही हैं और कुछ बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये सारा मैंने जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं ना, ये गाढ़े, ये जो डार्क ब्लू कलर है, ये लाइट ब्लू कलर है, ये देखें लाइन है नीले रंग की, ये मैरून कलर की लाइन है। ये सारा टेक्निकल नॉलेज मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये सारा आप सीखेंगे अगले 5-6 सेशंस में। ठीक है, तो अभी मैं एक फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूं। अच्छा, मैं शुरू से करता हूं जी। मैं देखें ये गूगल के ऊपर मैं ओपन करने लगा हूं investing.com, www.investing.com, investing.com। तो ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। तो जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो इसका जो होम पेज होता है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो इस, ये देखें ये investing.com की वेबसाइट का फ्रंट पेज है, मेन पेज। तो ये ओपन होगी। इसमें आप देखें यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च दी वेबसाइट। जहाँ पे लिखा हुआ है ना सर्च दी वेबसाइट investing.com के आगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे किसी भी पेयर, कोई भी पेयर, किसी भी चीज का, चाहे कोई करेंसी का पेयर है जिसका आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक पेयर है NZD CAD। ठीक है, कोई भी पेयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर, या जैसे एक पेयर है, मेजर पेयर लिखता हूं USD CHF। ठीक है, स्विस फ्रैंक, अमेरिकन डॉलर और स्विस फ्रैंक। ठीक है, ये अब देखें ये लिखा मैंने यहाँ पे ऊपर, पेयर की पूरी अलामत लिख दी दोनों करेंसियों की। और नीचे देखें ये आ गया हमारे पास USD CHF, उसने डिटेल दे दी कि US डॉलर और स्विस फ्रैंक, यही वाला। ठीक है जी, आप इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो अगले पेज के ऊपर इस पेयर की प्राइस आ जाएगी। ये देखें ये नाम लिखा हुआ नीचे आ गया USD CHF। ठीक है, डिटेल लिखी हुई है कि US डॉलर और स्विस फ्रैंक। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखें ये प्राइस चल रही है। ठीक है, ये वाली
यहाँ पे इसकी लाइव प्राइस चल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा पेज को नीचे लाएं, थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक डल सा ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हल्के नीले रंग का एक डल सा बुद्धा सा ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, याद रखें कि जब भी आप investing.com की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट का हर पेज के ऊपर जब भी नया पेज ओपन होगा, ये देख रहे हैं, ये एक ऐड आएगा, टीवी की स्क्रीन वाला इश्तिहार आएगा, ये वाला नीचे। तो ये हर नए पेज के ऊपर एक दफा आता है। आपने एक दफा इसको यहां से क्लोज करना होता है, जैसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। तो अब आप देखें कि जब तक हम अगले पेज पे नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये ऐड दोबारा नहीं आएगा। जब अगले पेज पे जाएंगे तो इस ऐड को एक दफा दोबारा क्रॉस कर दें। अब देखें, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने शुरू में क्या किया, ऊपर यहाँ पे पेयर का एड्रेस वो लिखा, सिंबल लिखी। ठीक है। और उसको क्लिक किया तो अगला पेज ये ओपन हुआ। उसमें उस पेयर की देखें ये प्राइस चलना शुरू हो गया, ऊपर डिटेल नाम लिखा हुआ है पेयर का। और थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे उसी पेयर का ये डल सा ग्राफ नजर आ रहा है आपको। ठीक है। इस ग्राफ के सीधे ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्निकल चार्ट। आपने इस टेक्निकल चार्ट को क्लिक करना है जी। पेयर कोई भी हो, तरतीब यही रहेगी, आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो टेक्निकल चार्ट का मतलब है कैंडल्स वाला चार्ट। ठीक है। तो अब अगला पेज ओपन हो गया, देखें अगले पेज के ऊपर, क्योंकि नया पेज है तो वो लेफ्ट साइड पे देखें ये ऐड आ गया दोबारा। तो एक दफा इसको क्रॉस कर दें यहाँ से, वो पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, नीचे लाए, तो आप देखें उसी जो डल सा ग्राफ नजर आ रहा था वहां पे आपको कैंडल्स वाला चार्ट नजर आ रहा है। ठीक है। ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखें, ऊपर टॉप पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देखें आपके सामने कैंडल्स का पेज ओपन हो गया, टेक्निकल चार्ट ओपन हो गया, और कित फुल स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखें कि एक तो MT5 के ऊपर आप चार्ट ओपन करते हैं किसी भी पेयर का मोबाइल के ऊपर, तो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो वहां पे एक वक्त में आप 5 6 या 7 8 कैंडल्स से ज्यादा क्लियर कैंडल्स नहीं देख सकते। ऐसा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे लैपटॉप की या टैबलेट की जो स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है, उसके ऊपर आप देखें कितनी ज्यादा कैंडल्स आप देख रहे हैं। ये 100 150 कैंडल्स आपको नजर आ रही है, कम से कम भी, बल्कि इससे भी ज्यादा। ठीक है। तो जितनी ज्यादा कैंडल्स आपको चार्ट पे नजर आएंगी ना, उतनी आपके सामने जो पिक्चर है वो क्लियर होगी, वाजिया पिक्चर आपको नजर आएगी। ठीक है, कि जी कब कब माजी में ये प्राइस कितनी ऊपर गई थी और कितनी नीचे गई थी। ठीक है। अब आप देखें यहां पे आपने क्या करना है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कैंडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो एक कैंडल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है या कैसा होता है। जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है कैंडल का स्ट्रक्चर। कैंडल का स्ट्रक्चर, ढांचा। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले आ जाता हूं जी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहां पे आप देखें, ये ऊपर जहां पे मेरा माउस है यहाँ पे ये 15 मिनट लिखा हुआ है। 15 मिनट के साथ इस जगह पे आप देखें ये जो एरो है यहाँ पे मैं माउस को लेके गया हूं तो ये टाइम इंटरवल लिखा हुआ आ गया है। इस तीर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे जितने भी मिनट की चार्ट अवेलेबल है ना इस वेबसाइट पे, उन सारे मिनट टाइम का देखें ये तफसील दी हुई है। तो सबसे छोटा जो चार्ट होता है वो 1 मिनट का चार्ट होता है, मैं वो ओपन करता हूँ। ये 1 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है। इसमें मैंने कल के सेशन में, बेसिक पहले सेशन में बताया था, इसका मतलब क्या है कि इस चार्ट में जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी की सारी 1 मिनट में कंप्लीट हो रही हैं। अभी देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम आपको नजर आ रहा है 9:26। जैसे ही 9:26 से 9:27 होंगे तो ये आखिरी राइट साइड पे जो कैंडल लाइव चल रही है ये वाली, ये जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी। ठीक है। और अगली कैंडल उसी के सामने से शुरू हो जाएगी इधर राइट साइड पे। अब देखिएगा जैसे ही 9:27 होंगे, आप देखिएगा कि ये कैंडल जहां पे भी होगी वहां पे रुक जाएगी और अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। और पिछली कैंडल्स वहां पे प्रिंट हो जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड का तारीख ये देखें, 27 मिनट हुए हैं जी मेरे लैपटॉप के ऊपर। और ये देखें, ये आप वो पिछली कैंडल यहाँ पे ही रुकी और अगली कैंडल देखें इस जगह से शुरू हो गई है। ये चेक करें, यहां से शुरू हुई थी और एकदम से नीचे गिरी। ठीक है। तो अब जितना जिस जगह पे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिस जगह से ये कैंडल शुरू हुई थी,
वो हुई थी यहां पे। ये जो कैंडल थी ये शुरू कहां पे हुई थी, इस जगह पे, यहां पे, इस जगह पे ये स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखें, अगर प्राइस नीचे जाएगी, कीमत नीचे जाएगी तो कलर रेड हो रहा है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग प्राइस से कीमत ऊपर जाएगी तो कलर जो है, रंग जो है कैंडल का, वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो जहां से नई कैंडल शुरू होती है ना, स्टार्ट, इसको हम कहते हैं ओपनिंग पॉइंट, ओपन। जहां पे नई कैंडल ओपन होती है वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नई कैंडल शुरू किस जगह पे हुई थी। अभी देखें 28 मिनट हो गए हैं, अब ये कैंडल जहां पे थी पिछली, वहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, अगली कैंडल देखें इसके सामने से शुरू हुई है, ओपन यहां से हुई है। आप देख रहे हैं, तो ये जो पिछली कैंडल थी ये वाली इस जगह पे क्लोज हुई है जी, यहाँ पे। और जहां पे ये क्लोज हुई उसी के सामने से नई कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। अब देखें, ओपन होने से, ओपनिंग पॉइंट से जब नीचे जा रही है कैंडल तो उसका रंग क्या बन रहा है, रेड। अब देखिए ओपनिंग पॉइंट पे पहुंची, ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो देखिएगा जो कलर होगा, रंग होगा, वो ग्रीन हो जाएगा। ये भी आप गौर से देखिएगा जरा। ये अभी देखें फिर ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई है तो कलर क्या हो गया, रेड। जितना नीचे जाती जाएगी उतना रेड कलर होता रहेगा। अगर ओपनिंग पॉइंट से ये ऊपर जाएगी तो इस कैंडल का कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ये देखें वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे इसका हो गया जी 29 मिनट, ये यहाँ पे क्लोज हो गई नीचे रेड कलर में, और अगली कैंडल देखें यहाँ से शुरू हुई है। अब अगली कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे इस जगह पे, ये वाला, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है जी। अब जैसे ही प्राइस इस ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो कलर ग्रीन हो जाएगा कैंडल का। अगर इस ओपनिंग पॉइंट से देखें नीचे गई है तो ये रेड हो गया है। ये मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है, ये जितना कैंडल नीचे जाती जाएगी उतना ये भी ओपन भी साथ नीचे जाता जाएगा ना, लिखा है इस तरह से। अब देखें ये ओपनिंग पॉइंट थी, यहाँ पे ये जगह थी ओपनिंग पॉइंट, ये वाली, ये जगह थी ओपनिंग। वो देखिए जितनी कैंडल नीचे जा रही है ये लाइन भी साथ साथ नीचे जा रही है, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं मैं। ये बात क्लियर होगी जी। अब एक बात और नोट कीजिएगा कि ये नीचे यहां तक गई थी कैंडल, रेड कलर हुआ था पूरा, लेकिन जैसे ही प्राइस वापस ऊपर गई तो ये देखें पीछे एक धागा सा रह गया है काले रंग का नीचे। आगे देखिएगा, ये यहां पे ओपन हुई ऊपर, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो रेड कलर बन रहा है। अब देखिएगा अगर यहां से प्राइस देखें ऊपर गई ना, इस जगह से, यहां से ये ओपन हुई थी यहाँ पे, यहां से वापस प्राइस ऊपर गई है तो पहले रेड कलर था वो गायब हो गया और पीछे एक धागा सा रह गया है, ये काला सा। अब ओपनिंग पॉइंट से देखें ऊपर जा रही है प्राइस तो कलर कौन सा होना शुरू हो गया, ग्रीन। अब अगर यहां से ये प्राइस नीचे जाएगी तो पीछे धागा सा रह जाएगा काला और ग्रीन कलर वापस सुकड़ के नीचे चला जाएगा। ये देखिएगा, अब जितना ऊपर जा रहा है तो वो कलर पूरा ग्रीन ऊपर जा रहा है। और जब इस कैंडल का टाइम पूरा हो जाएगा, ये देखें ऊपर से वापस नीचे गई है तो ऊपर ये धागा सा देखें ये ऊपर रह गया है, ये काले रंग का। जब और प्राइस ऊपर गई है तो धागा कवर हो गया। ओके, अब हम आते हैं जी आगे व्हाइट पेज के ऊपर। मैं आपको ये कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि ये है क्या, और यही हमारा आज के टॉपिक का पहला, आज के सेशन का पहला टॉपिक भी है। ठीक है, याद रखें कि जब भी कोई कैंडल ओपन होती है, ये तो हमारी अपनी मर्जी है ना कि हम कितने मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन करें। चाहे हम 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन करें, चाहे 5 मिनट, 15 मिनट, ये तो हमारी अपनी मर्जी है, 1 घंटा, 4 घंटे। ठीक है, तो कैंडल कितने भी टाइम वाली हो, छोटी कैंडल हो जो 1 मिनट वाली है, 5 मिनट, 15 मिनट वाली, या बड़ी कैंडल 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, हर कैंडल का जो शक्ल बनती है, या जो हर कैंडल के बनने का तरीकाकार होता है, चलने का तरीकाकार होता है, वो एक जैसा ही रहता है। जैसे 1 मिनट की कैंडल ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से 1 घंटे और 4 घंटे वाली कैंडल्स भी आपको चलते हुए नजर आएंगी। सिर्फ फर्क एक चीज का होगा कि उनमें
जो बड़ी कैंडल्स हैं ज्यादा टाइम वाली, उनमें टाइम ज्यादा लगता है कंप्लीट होने में। 1 मिनट वाली कैंडल फौरन 1 मिनट जल्दी पूरा हो जाता है। जुनेद, ओके जी। अब देखें कि होता यह है कि जब भी कोई कैंडल ओपन होती है, जिस जगह से कोई भी कैंडल ओपन होती है, स्टार्ट होती है नई, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओपन, ओपन ऑफ कैंडल। ठीक हो गया। और इसको हम ओ से लिखते हैं जी। जहां पे भी हम ओ लिखेंगे इसका मतलब है ये ओपनिंग पॉइंट है कैंडल का। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर ये कैंडल यहां पे ओपन हो रही है इस जगह पे, हमें क्या पता कि ये कैंडल ऊपर भी जा सकती है और ये कैंडल नीचे भी जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कैंडल यहां पे ओपन हुई इस जगह पे, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। तो अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, अगर ये कैंडल नीचे जाएगी तो क्यों जाएगी, हमें इसका पता होना चाहिए। तो सिंपल बात आप ये समझ लें कि आपने एक अगर आप में से कुछ दोस्तों ने सप्लाई और डिमांड का फार्मूला पढ़ा हुआ है, पानी, अगर आपने सप्लाई और डिमांड, ठीक है, जिसे हम ये इकोनॉमिक्स अगर आप दोस्तों में से किसी ने पढ़ी है तो उनको पता होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। सप्लाई और डिमांड का मतलब होता है कि सप्लाई कहते हैं सेलर्स को और डिमांड कहते हैं खरीदार को। अगर किसी भी चीज के अंदर खरीदार की तादाद ज्यादा हो जाए तो उस चीज की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर किसी भी चीज के अंदर बेचने वालों की तादाद ज्यादा हो जाए तो उस चीज की कीमत गिरना शुरू हो जाती है, नीचे आना शुरू हो जाती है। और इस असूल को हम सप्लाई और डिमांड का प्रिंसिपल कहते हैं, जो पूरी दुनिया में किसी भी चीज के कीमत जो बढ़ती है या कम होती है वो इस सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल के मुताबिक कीमत तब्दील हो रही होती है, ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है। थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कर लें कि यहां पे जैसे ये कैंडल ओपन हुई, इसमें 50% लोग ऐसे हैं, 50% जिन आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो वो हैं बायर्स, यानी उन्होंने बाय के ऑर्डर लगाए हुए हैं, उन्होंने ट्रेड्स कौन सी ली हुई हैं, बाय की। और 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां पे ट्रेड ली है कौन सी, सेल की, यानी वो सेलर्स हैं। दूसरे लफ्जों में जितने लोगों ने बाय के ऑर्डर लगाए हैं उतने ही लोगों ने सेल के ऑर्डर भी लगा दिए हैं। तो अब ये प्राइस किधर जाएगी, क्या ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी जी, प्राइस यहां पे रुकी रहेगी, जहां पे ये कैंडल ओपन हुई है यहां पे ही रुकी रहेगी। क्यों, इसलिए कि असूल ये है, फार्मूला ये है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, अगर बायर ज्यादा हो जाएंगे और सेलर कम हो जाएंगे। और अगर कीमत नीचे जाएगी तो क्यों जाएगी, जब सेलर ज्यादा हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं फर्ज करता हूं कि जो बायर हैं इनमें 50% में 1% का और इजाफा हो जाता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 51%। और पीछे जो सेलर्स थे उसमें से माइनस हो जाएगा एक, 50 में से एक माइनस हो गया तो पीछे कितने रह गए, 49%। अब मुझे बताएं कि 49% ज्यादा है या 51% ज्यादा है। डेफिनेटली 51% ज्यादा है ना, यानी बायर ज्यादा हो गए 1% और सेलर 1% कम हो गए। तो जब बायर ज्यादा हो जाएंगे, बेशक 1% ही ज्यादा क्यों ना हो, तो ये प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगी। ओपनिंग पॉइंट से जब प्राइस ऊपर जाएगी तो कैंडल का जो कलर होगा वो कौन सा, क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्रीन। ऊपर जहां तक जाती जाएगी कैंडल का कलर कलर भी ग्रीन होता जाएगा ऊपर। ठीक है जी। अब देखा देखी में क्या होगा कि लोग यहां से, जो सेलर्स होंगे वो माइनस होते जाएंगे, इधर से 49 से 48% हो जाएंगे, 47% हो जाएंगे, 46% हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी तेजी से सेलर कम हो रहे हैं। और इधर जो है वो बायर होंगे वो
ज्यादा होते जाएंगे, 51 से 52% हुए, 53% हुए, आहिस्ता आहिस्ता ये यानी कि तेजी से इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। और उसी तेजी के साथ सर ये प्राइस भी ऊपर जाती जाएगी और कैंडल का जो कलर है, नहीं एक मिनट सर, अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। मैं एक मीटिंग है। अच्छा, अगर वो टाइम जल्दी खत्म हुआ तो फिर आऊंगा, नहीं तो फिर जाऊंगा। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके भैया, ओके। ओके जी, तो जो जो बायर्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे ये प्राइस ऊपर जाती जाएगी और जो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन होता जाएगा और ऊपर ये बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। फर्ज करें कि ये कैंडल पहुंची इस जगह पे, यहां तक ये पहुंची थी, प्राइस ये यहां तक गई थी। ठीक है, अब यहां से एकदम से किसी भी वजह से क्या हुआ कि अब बायर जो थे जिन्होंने यहां से बाय की ट्रेड ली थी वो तो प्रॉफिट में आ गए है ना, उनकी ट्रेड यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो वो प्रॉफिट की ट्रेड क्लोज करेंगे, वो कहेंगे जितना प्रॉफिट हो गया बस काफी है। तो याद रखें जब आप बाय की ट्रेड क्लोज करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट हो गया, आप ट्रेड को बंद कर दें, इसका मतलब है कि आप उसको बेच रहे हैं। जब बाय की ट्रेड को आप काटते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको सेल कर रहे हैं। तो सेलर की तादाद में इजाफा हो रहा है, बायर की तादाद में कमी हो रही है। तो जैसे ही आपके तरह बाकी जो ज्यादातर लोग होंगे वो भी बायर की ट्रेड प्रॉफिट में काटेंगे, तो क्या होगा कि सेलर की तादाद बढ़ जाएगी, बायर की कम। बायर तो निकलता जा रहा है, सेलर जो आप सेल कर रहे हैं, तो ये प्राइस वापस ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि सेलर बढ़ जाएंगे ना, बायर कम हो जाएंगे। तो फर्ज करें कि जब ये ऊपर से प्राइस नीचे आती है तो क्या होगा कि इसका जो कलर होगा ग्रीन कलर, वो वापस नीचे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा ऊपर से, ये इस तरीके से ऊपर से कलर वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। और फर्ज करें कि यहां तक कलर आता है, ये इस जगह तक, तो पीछे जहां तक ये प्राइस गई हुई थी ना, वहां तक एक सेंटर में काली लाइन रह जाएगी इस तरीके से, जो आपने देखा है वहां पे। ठीक है, तो ये काली लाइन हमें क्या क्या बता रही है कि यहां तक प्राइस ऊपर आई थी पहले, इस जगह तक। ऐसा है कि नहीं? फर्ज करें कि ये प्राइस और नीचे आ जाती है, ठीक है, ऊपर से और नीचे आ जाती है, तो इसका कलर जो है और कम होते होते जहां पे ओपन, फर्ज करें प्राइस आ जाती है ओपनिंग पॉइंट के ऊपर, यहां पे ये आप देखिएगा यहां पे प्राइस आ जाती है, तो अब इसका पीछे कुछ कैंडल की शक्ल इस तरीके से रहेगी, ये काला धागा रहेगा सेंटर में ऊपर से। और जब तक प्राइस यहां पे ओपनिंग पॉइंट के ऊपर रहेगी इसका कोई कलर नहीं होगा, ना रेड ना ग्रीन, क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर होना शुरू हो जाएगा, ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे जाएगी तो रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। अब फर्ज करें कि यहां से ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे जाती है तो इसका कलर कौन सा होना शुरू हो जाएगा? रेड। जितना नीचे जाती जाएगी उतना रेड कलर नीचे जाता जाएगा, आपने देखा है। ठीक है, अच्छा फर्ज करें कि यहां पे जब ये प्राइस थी इस जगह पे, या चले और नीचे गई, यहां तक गई थी प्राइस, ठीक है, ये यहां तक, और फिर वापस प्राइस नीचे से ऊपर आई, तो नीचे से जो रेड कलर होगा वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, कम शुरू होना शुरू हो जाएगा, और पीछे एक धागा सा रह जाएगा काला, काले रंग का, ब्लैक कलर का, इस तरीके से नीचे यहां तक कि वो बताएगा कि यहां तक इसकी प्राइस नीचे गई हुई थी। ठीक है, फर्ज करें जब ये प्राइस यहां पे थी अभी, तो इस कैंडल का टाइम पूरा हो गया, तो ओपन ये यहां पे हुई थी, ये ओपनिंग पॉइंट था। इस जगह पे जब जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होता है वो कैंडल वहां पे ही रुक जाती है, तो उस पॉइंट को कहते हैं क्लोज ऑफ कैंडल, और उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सी से। तो अब आप देखें कि ये ओपनिंग पॉइंट है कैंडल का यहां पे, और ये क्लोजिंग पॉइंट है। ये कैंडल यहां से शुरू हुई थी जब नई
कैंडल शुरू हुई थी और जब इसका टाइम पूरा हुआ है तो यहां पे क्लोज हुई है। याद रखिएगा कि किसी भी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट से लेके, ठीक है, यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है वही उस कैंडल का रंग वाला हिस्सा भी होता है। जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको जो रंग नजर आ रहा होता है रेड कलर का या ग्रीन कलर का, वो कहां से कहां तक कलर वाला हिस्सा होता है, वो कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। अब मुझे बताएं कि इस कैंडल का जो कलर आपको नजर आ रहा है वो है रेड। ये कैंडल फर्ज करें क्लोज हो गई है, इसका टाइम पूरा हो गया है, तो इसका रेड कलर क्यों है? सिंपल इसलिए कि ये ओपन ऊपर हुई थी। ओपन कहां पे हुई है ये कैंडल? यहां पे, इस जगह पे ऊपर, और क्लोजिंग पॉइंट इसका नीचे जाके क्लोज हुई है, तो प्राइस नीचे गिरी है ना, ओपन होने के बाद नीचे जाके क्लोज हुई है। तो याद रखें, अगर किसी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग पॉइंट उससे नीचे है तो उस कैंडल का जो कलर होगा वो रेड होगा। रेड कलर का मतलब प्राइस नीचे गई है। ये बात क्लियर हो गई? अगले पेज के ऊपर मैं मजीद क्लियर कर देता हूं इसको। ये जो बात मैं कह रहा हूं कि ये जो शक्ल मैंने कैंडल की बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनी थी कि ये कैंडल ओपन यहां पे हुई थी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। ओपन होने के बाद फर्ज करें कि ये पहले यहां तक गई थी, ठीक है, फिर वापस इसका ग्रीन कलर ऊपर तक गया था, फिर वापस कलर इसका नीचे आया, और इसका जब टाइम पूरा हुआ ये कैंडल यहां से यहां तक गई थी, लेकिन जब टाइम पूरा हुआ तो इस जगह के ऊपर आके ये कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, अब इस कैंडल की जो शक्ल बनेगी, फाइनल शक्ल जो हमें नजर आएगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान का जो कलर होगा सारा इस डब्बे से का, वो होगा रेड कलर का। क्यों रेड कलर का है कलर, सुर्ख रंग का क्यों होगा? क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है कि ये ओपन ऊपर हुई थी और क्लोज नीचे जाके हुई है, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गिरी है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कैंडल का कलर होगा रेड। ठीक है, लेकिन अगर इसके उलट होता, कैसे? कि ये कैंडल ओपन होती यहां पे, ये देखिएगा एक कैंडल ओपन हुई यहां पे, ठीक है, उसके बाद फर्ज करें पहले नीचे आई इधर, फिर वापस ऊपर गई, ऊपर इधर गई और वापस यहां पे आके जब इसका टाइम पूरा हुआ तो इस जगह पे ये कैंडल थी तो यहां पे रुक गई, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट ये हो जाएगा ना, ये इसका क्लोज, ये ओपन था। तो अब इसका जब क्लोज हो गई तो इसकी शक्ल किस तरह की बनेगी? ओपन पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला है सारा इसमें रंग होगा ना, तो इसका रंग अब क्या होगा? ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये ओपन नीचे हुई है और क्लोज ऊपर जाके हुई है, यानी ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गई है। तो जब प्राइस ऊपर गई है ओपन होने के बाद, तो फिर ये कलर होगा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का ग्रीन। तो ये शक्ल आपको इस तरीके से नजर आएगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसी तरीके से ये कैंडल जितना हाइट पे जाती है अपने टाइम में, ये कैंडल यहां तक आई थी ना हाइट पे, ऊंची जगह पे, इसको हम कहेंगे हाई पॉइंट, कैंडल का हाई, और इसको एच से लिखते हैं, क्लोज को सी से लिखते हैं शॉर्ट में, ओपन को ओ से लिखते हैं। इसी तरीके से ये कैंडल का जो सबसे लो पॉइंट है वो ये है इस कैंडल का, तो इसको हम कहेंगे लो, कैंडल का लो पॉइंट, और इसको एल से लिखते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि किसी भी कैंडल जो मुकम्मल कैंडल होती है उसके 4 पॉइंट होते हैं। एक कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, एक कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट जहां पे कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, और इसके अलावा 2 पॉइंट होते हैं कि ये कैंडल सबसे नीचे कहां तक गई अपने टाइम में और सबसे ऊंचा कहां तक गई, यानी लो पॉइंट कहां पे है इसका और हाई पॉइंट कहां पे है। अब इस कैंडल का देखें, ये वाली जो लेफ्ट साइड पे है, इसका ओपनिंग पॉइंट तो ये हो गया, क्लोजिंग पॉइंट ये नीचे हो गया, तो इसका ये लो पॉइंट है जी, ये लो, यानी एल कहेंगे इसको हम, और ये इसका हाई पॉइंट है ऊपर, हाई, एच लिखेंगे हम, ये पूरा हाई लिख दें, समझने के लिए लिख रहे हैं ये बात क्लियर होगी? अच्छा, याद रखें कि किसी भी कैंडल का जब वो कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, जो कैंडल चल रही है अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो कैंडल चल रही है उसका तो कलर फौरन चेंज हो जाएगा,
लेकिन जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसका कलर शलर कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाती है, हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस कैंडल की जो क्लोज हो चुकी हुई है। तो जो किसी भी कैंडल का जो क्लोज हो चुकी है कैंडल, उसका जो हमें ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है या रेड कलर नजर आ रहा होता है, याद रखिएगा कि वो कलर वाला हिस्सा उस कैंडल की बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? बॉडी ऑफ कैंडल। बॉडी ऑफ कैंडल, कैंडल की बॉडी, जो कलर वाला हिस्सा है। जैसे ये कैंडल है, यहां से लेके यहां तक इसकी रंग वाला हिस्सा है, तो इतने हिस्से को हम रंग वाले हिस्से को बॉडी कहेंगे। तो ये कैंडल की बॉडी है, कैंडल की बॉडी। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, इसके अलावा आप देखें ये बॉडी का कलर दो होते हैं ना, एक ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। बॉडी से ऊपर ये जो धागा है आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, या बॉडी से नीचे जो ये धागा सा नजर आ रहा है, इस धागे को हम कहते हैं विक, WIC विक। अच्छा यार, जलजला आ रहा है इधर मेरे ऑफिस में। अच्छा, थोड़ा सा होल्ड करें जी, मैं जरा, जलजला तेज है तो वापस ज्वाइन करते हैं, होल्ड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जलजला बड़ा शदीद था जी इधर इस्लामाबाद में।
तो इसलिए मैं वक्ती तौर पे जो है वो जाना पड़ गया नीचे। ओके जी। तो मैं बात ये कर रहा था जी कि ये जो बॉडी है कलरफुल, ठीक है, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कैंडल का, जो ऊपर ये डंडा सा होता है काला, इसको हम या तो विक कहते हैं या कैंडल का शैडो कहते हैं, साया। विक या शैडो। इसी तरीके से जो नीचे वाली बॉडी से नीचे वाली ये जो डंडा सा है, इसको भी हम विक, कैंडल की विक, विकट से, या शैडो कहते हैं, साया। ठीक है, जो बॉडी से ऊपर विक है इसको हम ऊपर वाली विक या ऊपर वाला शैडो कहते हैं, इंग्लिश में साथ अपर लगा देते हैं पहले, और जो नीचे वाली है उसको हम लोअर लगा देते हैं, लोअर विक या लोअर शैडो, नीचे वाला साया। ठीक है जी। अब मैं अगले पेज के ऊपर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि मिसाल के तौर पे ये कैंडल कुछ इस तरीके से यहां पे ओपन हुई, ठीक है, और ये ऊपर वाली विक और ये नीचे वाली विक, और इसका अगर इस कैंडल का कलर है ग्रीन, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, कुछ इस तरीके से कलर है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका कलर, इसका ओपनिंग पॉइंट कहां पे होगा। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो अब क्लोज्ड, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसकी बॉडी का कलर देख के उसकी, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं बिजी हूँ ऑनलाइन जी, जल्जला आया था बड़ा शदीद था, लेकिन बचत हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उधर को खैर खैरियत है ना? चले ठीक है, ओके, बाद में बात होती है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। तो अब इसका आप देखें कि जो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो कैंडल का जो कलर है, बॉडी का जो कलर है, वो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी और क्लोज कहां पे हुई है, और इस कैंडल का हाई पॉइंट कहां पे है और लो पॉइंट कहां पे है। तो अब आप देखें इस कैंडल का कलर जो है बॉडी का, वो क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर कब होता है? जब ओपन नीचे हो कैंडल और क्लोज ऊपर जाके हो, तब ग्रीन होता है ना। तो इस रंग ग्रीन कलर के ऊपर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओपनिंग पॉइंट था इसका, यहाँ पे ये ओपन हुई थी कैंडल, और ये क्लोज यहाँ पे जाके हुई है ऊपर इस जगह पे। क्योंकि हमें ये पता है कि रंग जो होता है, रंग वाला हिस्सा, वो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान वाला हिस्सा होता है। ऐसा ही है जी, ग्रीन कलर है तो यानी ऊपर जाके क्लोज हुई है, नीचे ओपन हुई थी। अच्छा, इसका जो लो पॉइंट है वो ये है, इस कैंडल का ये लो पॉइंट है, और इसका हाई पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है जी। अब इस केस में इसकी जो बॉडी है वो यहां से लेके यहां तक, ये इस कैंडल की बॉडी है, रंग वाला हिस्सा जो होता है वो कैंडल की बॉडी होती है। ठीक है, और ये ऊपर वाली विक है, ये वाली, ये जो है, ये डंडा सा जो है, ये है अपर, बॉडी से ऊपर है ना, तो इसको हम कहेंगे अपर विक, ऊपर वाली विक, या ऊपर वाला साया, कैंडल का ऊपर वाला साया, साया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं। और इसी तरीके से जो ये नीचे वाली विक है, इसको हम कहेंगे लोअर, बॉडी के नीचे है, नीचे वाली लोअर विक या लोअर शैडो, नीचे वाला साया कैंडल का। ठीक है, ये सिंपल। और इसी तरीके से अगर इस कैंडल की शक्ल कुछ इस तरीके से होती, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे इस तरीके से, और इसका जो कलर होता बॉडी का वो होता रेड, तो अब हम क्या समझते कि ये कैंडल क्लोज हो गई है, इसकी बॉडी का कलर रेड है। तो अब हमें पता है, क्योंकि इसकी बॉडी का कलर रेड है, तो हमें पता है कि ये ओपन ऊपर हुई थी यहाँ पे,
ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे नीचे आके क्लोज हुई है। क्यों? क्योंकि रेड कलर बता रहा है कि ओपन होने के बाद ये नीचे आके क्लोज हुई है। ठीक है जी, तो ये इसका ये लो पॉइंट हो गया, ये इसका हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये इसकी बॉडी होगी, रंग वाला हिस्सा ये इसकी सारी बॉडी है। ठीक है, और ये ऊपर वाली विक, ऊपर वाली विक या शैडो या साया, और ये इसका नीचे वाली विक होगी या साया हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी जी? ओके, अगले एक और इंपॉर्टेंट बात, फिर आगे बढ़ते हैं कि याद रखने वाली बात है, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि किसी भी कैंडल की ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक को हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। ठीक है जी, रिजेक्शन एरिया का मतलब क्या है जी? कि एक मैं फिक्रा लिखने लगा हूं यहां पे, एक फिक्रा आपने सुना होगा, उल्टे पांव भागना। ये फिक्रा मैंने लिखा है उल्टे पांव भागना। इसका मतलब क्या है उल्टे पांव भागने का? कि जिस रफ्तार से आप वापस आए थे, ठीक है, कि जिस मिसाल के तौर पे यहां से आप चले, यहां से चल के यहां तक आप वापस आए इस जगह तक, फिर यहां से वापस आप उल्टे पांव भाग गए, यहां तक वापस चले गए। इसको कहते हैं कि पहले आप यहां से ऊपर आए थे, फिर यहां से वापस नीचे चले गए। इसको कहते हैं उल्टे पांव भागना। जिस स्पीड से आप ऊपर की तरफ आए थे उसी स्पीड से वापस नीचे की तरफ चले गए, यही मतलब होता है ना। इसको हम कहते हैं रिजेक्शन एरिया। अब यहाँ पे पिछली स्लाइड पे आ जाए, यानी जो ये ऊपर वाली जो विक है ये वाली, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। उल्टे पांव भागना, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाली विक है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको आप ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं जी? यहां पे मैं लिख देता हूं, ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया, ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक। इसी तरीके से नीचे वाला रिजेक्शन एरिया यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है? नीचे वाला रिजेक्शन एरिया, नीचे वाला रिजेक्शन एरिया। अब यहां पे उल्टे पांव प्राइस कैसे भागी आप देखिएगा, हुआ क्या था। अब आप देखें कि जब ये कैंडल यहां पे ओपन हुई इस जगह पे, तो ओपन होने के बाद पहले ये यहां से ऊपर गई है ना, ग्रीन कलर है, तो क्या यहां तक गई थी? नहीं, पहले ये यहां से और ऊपर गई थी, क्योंकि बायर पूरे कंट्रोल में थे, तो यहां तक ये प्राइस गई थी इस जगह तक। यानी कि यहां तक इसका कलर जो था वो क्या था? पहले ये ग्रीन कलर, यहां तक इसका पूरा कलर ग्रीन गया था। ऐसा ही है ना? फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी, ये जो हाई पॉइंट है इसका, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि यहां से एकदम से प्राइस वापस नीचे गिरी, नीचे गिरी। ठीक है, और क्या यहां पे रुकी? नहीं, हो सकता है कि ये पहले नीचे आई हो, सेलर का ज्यादा कंट्रोल हो गया था ना, सेलर ज्यादा, तो यहां तक आई थी ये। ठीक है, फिर इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। क्यों? क्योंकि यहां से वापस बायर बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो गए थे, तो ये वापस ऊपर आ रही थी। जब इसका टाइम पूरा हुआ तो यहां पे थी, तो ये क्लोज हो गई। तो इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर है ये बता रहा है कि ये ऊपर गई है प्राइस, बायर की तादाद ज्यादा थी, और जो रेड कलर का मैंने लिखा है, तीर बनाए हैं, इसका मतलब है कि ये नीचे गई है प्राइस और यहाँ पे सेलर की तादाद ज्यादा थी।
तो अब आप देखें कि ये जो एरो मैंने लगाए हैं, अगर मैं ये हटा देता हूं तो आप देख रहे हैं कि प्राइस जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से वापस गई है कि नहीं गई रिजेक्शन एरिया में से। इसलिए ये जो ऊपर वाली विक होती है, डंडा सा काला बॉडी के ऊपर वाला, और जो नीचे वाली विक होती है, इसको हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। यानी ये वो एरिया होता है जहां से जो प्राइस होती है जिस तरह से आती है उस तरीके से वापस भी गई होती है, रिजेक्ट हुई हुई होती है, उल्टे पांव भागी होती है यहां से। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है जी आज का, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम पढ़ने लगे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल क्या होते हैं, लेवल्स। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो सपोर्ट लफ्ज है ना, इसका उर्दू में मतलब होता है रुकावट। सपोर्ट का जो मतलब है उर्दू में, सपोर्ट कहते हैं रुकावट को। ठीक है। लेकिन ये कौन सी रुकावट है? ऐसी रुकावट जो किसी चीज को, किसी भी चीज को नीचे गिरने से रोकती है, रोकती है या रोकने की कोशिश, या नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करती है। जरूरी नहीं है कि वो रोकने में कामयाब भी हो, रोकने की कोशिश करती है। बाज़ औक़ात वो नीचे गिरने से रोक देती है, बाज़ औक़ात वो नहीं रोक पाती, लेकिन कोशिश करती है कि नीचे ना गिरे कोई चीज। उसको हम सपोर्ट कहते हैं। तो सपोर्ट का मतलब क्या हुआ जी? रुकावट, ऐसी रुकावट जो किसी भी चीज को नीचे गिरने से रोकती है। तो जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, तो फॉरेक्स में तो कैंडल्स होती हैं। एक वो कैंडल है रेड जो नीचे जाती है, एक वो कैंडल है ग्रीन जो ऊपर जाती है। तो यहाँ पे फिर ऐसी रुकावट जो किसी चीज को की जगह पे हम लिखेंगे कैंडल, यहाँ पे किसी चीज की जगह क्या आ जाएगी? कैंडल। एक या एक से ज्यादा कैंडल। ऐसी रुकावट जो कैंडल को नीचे गिरने से या नीचे गिरने की जगह जाने से, नीचे की तरफ जाने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब भी है रुकावट उर्दू में। अब देखें, सपोर्ट का मतलब भी रुकावट है और रेजिस्टेंस का मतलब भी रुकावट है। लेकिन सपोर्ट ऐसी रुकावट थी जो कैंडल को नीचे जाने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। यानी ये सपोर्ट में लिखने लगा हूं कि कैंडल ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, तो यहां पे कोई रुकावट आ गई इस तरीके से सख्त किस्म की जो नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, ये सपोर्ट होगी। और जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी रुकावट है? मैं लिखने लगा हूं यहां पे, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकती है, ऊपर जाने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ये बात क्लियर होगी जी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों रुकावटें हैं। एक जो सपोर्ट वो है जो कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, और रेजिस्टेंस वो रुकावट है जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो जो सपोर्ट होती है, दूसरे लफ्जों में, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रही है तो रेड कलर की कैंडल बन रही है ना, ये देखें, ये दूसरी कैंडल इस तरीके से। तो जो सपोर्ट होगी वो याद रखें कि हमेशा कैंडल के नीचे रुकावट होगी इस तरीके से। फर्ज करें ये एक मोटी दीवार है नीचे, तो अब ये क्या करेगी कि ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी ना, तो इसको हम सपोर्ट कहेंगे। ये जो रुकावट है, ये वाली रुकावट जो है,
क्योंकि ये कैंडल्स के नीचे है, तो नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी ये। इसी तरीके से फर्ज करें कि एक कैंडल है जो जा रही है ऊपर की तरफ, तो जब कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो वो ग्रीन कलर की क्लोज होगी ना। ये देखें, ये ऊपर एक और कैंडल, ये तो अब ऊपर जाते हुए कैंडल्स को जो रुकावट रोकने की कोशिश करेगी, जो ऊपर की तरफ रुकावट होती है कैंडल के, एक दीवार कह लें आप उसको, उस रुकावट को हम क्या कहेंगे, ये रेजिस्टेंस है जी। ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब इसी बात को मैं चार्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं, बल्कि एक बात और कर देते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। याद रखें, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें कि सबसे कमजोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 मिनट के चार्ट की होती है। फिर दूसरे नंबर पे 5 मिनट के चार्ट की, फिर तीसरे नंबर पे 15 मिनट के चार्ट की, फिर 30 मिनट के चार्ट की, उसके बाद फिर 1 घंटे की 1H की, ठीक है, और उसके बाद फिर आती है 4 घंटे की, और उसके बाद फिर आती है 1 डे की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत कमजोर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की रुकावटें हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं, उनको हम 1 मिनट की बहुत कमजोर होती है छोड़ दें, 5 मिनट की 1 मिनट से तो ज्यादा मजबूत होती है लेकिन फिर भी कमजोर होती है, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, 15 मिनट की को भी हम इग्नोर कर देंगे। तो कम से कम जो हम कंसिडर करेंगे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो कम से कम हम 30 मिनट की शुरू करेंगे यहां से। इसको आप कह लें जो 30 मिनट की है ये थोड़ी सी मजबूत होती है, थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन इससे भी डबल मजबूत होगी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जो होगी, ये इसको आप कह लें मजबूत है। इससे भी 1 घंटे से भी जो 4 गुना ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मजबूत होगी वो होगी 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर। ये इसको आप लिखें बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत है। लेकिन जो 1 डे की है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा मजबूत। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम पहले नंबर पे 1 डे के चार्ट की बात करेंगे जो बहुत मजबूत होती है, दूसरे नंबर पे हम 4 घंटे के चार्ट की बात करेंगे जो 1 डे जितनी मजबूत तो नहीं होती लेकिन फिर भी काफी मजबूत होती है, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे 1 घंटे के चार्ट को जो 4 घंटे जितनी मजबूत तो नहीं है लेकिन फिर भी चलें गुजारा कर जाती है फिर भी। लेकिन चौथे नंबर पे अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम 30 मिनट के चार्ट की सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम देखेंगे, ये काफी कमजोर है, ये सबसे ज्यादा कमजोर है जी, 30 मिनट की इन चार में से सबसे कमजोर है जी। समझ गए बात को? आगे यानी कि ये तीन पहले आप देख लें, 1 दिन, 4 घंटे और 1 घंटा, ये इनको हम ज्यादा फोकस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हुए। आगे चलते हैं, अब लाइव चार्ट के ऊपर आ जाएं। कोई भी पेयर हो, अच्छा जिन दोस्तों ने कैमरे ऑन किए हुए हैं गुजारिश है कि अपने वीडियो कैमरे बंद कर दें, आपकी तस्वीर सारे लोग देख रहे हैं तो आपकी तस्वीर देखने का फायदा कोई नहीं है। ओके जी, ये
आगे आपके सामने आप देखें चार्ट, तो अब देखें ये मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो 1 मिनट का, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे आ जाएं। ये देखें नीचे 1 डे के चार्ट पे, यानी ऐसा चार्ट जिसपे एक कैंडल एक पूरे दिन में मुकम्मल हो रही है, सबसे मजबूत जो है, जो मैंने अभी आपको बताया 4-5 कैटेगरीज में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 1 डे का चार्ट ओपन किया। 1 डे का चार्ट ओपन करने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है कि आप अपने इस पेज के ऊपर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आए, लेकिन इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आए, एक ये कैंडल्स आपस में एक दूसरे में घुसी हुई ना हो। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, ये ले प्लस के साइन पे देखें, नीचे में क्लिक करूंगा, ये ले। अब आप देखें कि आपके सामने कोई 100, 150, 200 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं एक पेज के ऊपर, और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट अलग नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है। अब इसमें आप देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हम लेवल बनाने लगे हैं। हम देखने लगे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां कहां पे है। इधर लेफ्ट साइड से शुरू करें, इधर से, जिधर से ये लेफ्ट चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड से, इधर से। ठीक है, यहां से मैं शुरू करने लगा हूं। देखें, अब देखें कि यहां से ये प्राइस नीचे आई, इधर से ये यहां से प्राइस गिरी नीचे, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। ये देखें यहां पे एक दिन बी, एक कैंडल ने भी नीचे नहीं गई इस जगह से, और दूसरे दिन की कैंडल भी इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। ठीक है, इसी तरीके से यहां से प्राइस ऊपर गई, फिर यहां से आप देखें इस पॉइंट से ऊपर कितने दिनों तक प्राइस नहीं जा सकी, चेक करें। एक कैंडल एक दिन में मुकम्मल हो रही है, 1, 2, 3, 4 दिन तक इस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकी, इस लेवल से, इस जगह से। इसी तरीके से वापस प्राइस नीचे आई, लेकिन इस जगह से नीचे 4 दिन तक प्राइस रुकी रही, लेकिन इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी। अब आप देखें ये प्राइस ऊपर जा रही थी ना, इधर से ये ऊपर जा रही थी, इस जगह से इस लेवल ने प्राइस को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। इस रुकावट को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ये जो नीचे है, इसने, इस रुकावट ने कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। इसी तरीके से ये जो रुकावट है, इसने भी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। इसी तरीके से प्राइस यहां से ऊपर गई, देखें, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, तो ये एक ऐसी रुकावट है जो काला मैं लेवल बना रहा हूं दीवार सी, कि इसने कैंडल्स को मजीद ऊपर जाने से रोकने की कोशिश भी की और कामयाब भी होगी। तो ये क्या हो गया, इसने ऊपर जाने से रोक दिया, तो ये होगी रेजिस्टेंस। इसी तरीके से ये जो लेवल है, इसने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया इस जगह ने, तो ये होगी सपोर्ट। इसी तरीके से ये जगह सपोर्ट, नीचे जाने से रोक दिया, ये भी सपोर्ट, और ये सारी जगह जो है ये रेजिस्टेंस है। ये देखें कितने दिनों तक कैंडल इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकी। ये बात क्लियर होगी जी। और इसी तरीके से ये देखें, ये सपोर्ट है, ये वाली, ये सपोर्ट का लेवल हो गया सारा, और ये भी सपोर्ट है, ये देखें नीचे जाने से रोक रहा है, और ये भी सपोर्ट है, देखें ये वाला कितने दिनों तक कैंडल को नीचे जाने से रोका है। इसी तरीके से ये सारी रेजिस्टेंस है इधर, ये वाली। ठीक है, ये देखें रेजिस्टेंस है सारी, ऊपर जाने से रोका है, ये रेजिस्टेंस है। ये बात क्लियर होगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल, कि 1 डे का चार्ट ओपन करें, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आए उस चार्ट के ऊपर, लेकिन इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट नजर आए, क्लियर नजर आए, गड़बड़ ना हुई हुई आपस में। और उसके बाद देखें
कि अगर एक दिन वाली एक कैंडल भी नीचे जाते हुए रुकी है या एक से ज्यादा कैंडल्स कहीं पे किसी पॉइंट पे नीचे जाती हुई रुकी हैं, उस पॉइंट को मार्क कर ले, वो सपोर्ट बन जाएगी। इसी तरीके से एक या एक से ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाते हुए अगर कहीं पे रुकी हैं तो उस पॉइंट को मार्क कर लें, जगह को, वो रेजिस्टेंस है आपकी। अब अगली बात यह है कि हम लेवल कैसे बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। लेवल, लेवल कहते हैं दीवार को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम कैसे बनाते हैं। लेवल, लेवल क्या होते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लंबी दीवारें, लेवल का मतलब दीवारें, वो कैसे बनाएंगे? सिंपल, ये सारा मैं क्लियर करता हूं। ये देखिएगा, यहां से क्लियर गया और ये क्लियर ड्राइंग, ये क्लियर हो गया। अब देखें, ये मेरे चार्ट के ऊपर इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ये लेफ्ट साइड के ऊपर इधर ये टूल बॉक्स बना हुआ है। ये बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, फीचर्स, फंक्शंस दिए हुए हैं। तो आप देखें, ये एक जगह है, ये ऊपर प्लस के साइन के नीचे, ये लेफ्ट साइड पे जहां पे मेरा माउस घूम रहा है, ये एक दो डॉट्स वाली लाइन है छोटी सी, ठीक है। इसके आगे ये एरो है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी पट्टी आ गई है। तो इसमें देखें, ये एक लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल का मतलब होता है सीधी लाइन, का मतलब सीधी लाइन, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ना हॉरिजेंटल लाइन को, टूल्स में जाके, तो ये एक छोटी सी पट्टी आ गई है जो मैं नीचे ले आया हूं। देखें, ये वाली पट्टी, इसमें वो कह रहा है कि इस लाइन का जो कलर है, इसको मैं क्लिक करूंगा, वो कह रहा है कलर क्या रखना चाह रहा हूं मैं कहता हूं जी ब्लैक कलर रखना चाह रहा हूं, ठीक है। साथ आप देखें, वो कह रहा है कि इस लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए। मैंने क्लिक किया तो ये ज्यादा से ज्यादा बड़ी मोटाई कर दी मैंने। अब वो सीधी लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है माउस में, रंग मैंने काला, और मोटी लाइन, मैक्सिमम मोटी जितनी हो सकती है लाइन, वो की हुई है। मैं कहता हूं कि ये सबसे ऊपर ये जगह है, देखें कि इस जगह से ऊपर कैंडल नहीं जा सकती ना, ये वाली कैंडल भी नहीं जा सकती। उसके बाद देखें, ये वाली कैंडल, मैं इस कैंडल के पीक के ऊपर यहां पे क्लिक करूंगा, आप देखें ये मोटी लाइन सीधी खुद ब खुद आ गई है। यहां पे चेक करें, इसका मतलब ये है कि ये जो काली लाइन है मेरी, ये मैंने बनाई, लगाई है इस कैंडल की वजह से कि ये कैंडल देखें ऊपर गई थी, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी थी। इसका मतलब है कि यहां पे बहुत बड़ी रुकावट मौजूद थी, जिसने इसको, रेजिस्टेंस मौजूद थी, जिसने इसको ऊपर जाने से रोक दिया। ऐसा ही है। फिर आप देखेंगे ये कैंडल नीचे आई, एक दिन, दो, तीन, चार, 5 दिन के लिए नीचे गई। फिर ये जो जगह थी यहां पे, आप देखें, इस जगह ने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया। अब मैं फिर क्या करूंगा कि वापस मैं इधर लाइन पे आऊंगा और हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर आऊंगा, और ये नीचे जगह है ना, यहां पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा। ये देखें, ये मेरा सपोर्ट का लेवल बन गया, सीधी लाइन। ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल बना था। फिर यहां से देखें, वापस कैंडल ऊपर गई, ये आप चेक करें, ऊपर गई, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, छठे दिन जाके फिर उसने उसी लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मारी है, जिसने इस कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया था। आप देखें, उसने फिर उसको ऊपर नहीं जाने दिया। जिस तरीके से इस कैंडल को रेजिस्टेंस के लेवल ने ऊपर जाने से रोका था, रुकावट ने, बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा जब 5, 6, 7, 8 दिन के बाद कैंडल नीचे से होके वापस ऊपर आई, तो उस लेवल ने, रुकावट ने, रेजिस्टेंस ने इसको भी ऊपर जाने से रोक दिया है। देखें, तो जब एक दीवार को आप टक्कर मारें, वो ना टूटे, तो कितनी दफा टक्करें मारेंगे? आखिरकार जब वो दीवार नहीं टूटेगी, आपको नहीं आगे गुजरने देगी, तो आप रास्ता चेंज करेंगे ना। तो कैंडल या ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो या ऊपर तो जा नहीं पा रही, तो अल्टीमेटली इसने टक्करें मार मार के वापस देखे नीचे आ गई है। अब नीचे जा भाई, आप देखें यहां पे ये कैंडल, इसको, ये सपोर्ट थी ना नीचे, ये लाइन जो है काली, इसने देखें एक दिन को नीचे जाने से रोक दिया। दूसरे दिन की जो कैंडल थी, वो इस सपोर्ट के लेवल को आधा दिन इसने तोड़ा, आधा दिन नहीं तोड़ सकी, ऊपर रही। लेकिन तीसरे दिन फिर कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के जब नीचे गई, तो देखें कितनी स्पीड से गिरी है, फिर कितना नीचे गई।
मेरी बात समझ गए? तो अब देखें, ये आप देखें ऊपर से यहां से कैंडल आई थी, इधर लेफ्ट साइड पे देखें, तो इस जगह से नीचे कैंडल नहीं जा सकी थी, ये वाली जगह जो है। तो मैं यहां पे भी सपोर्ट का लेवल बनाता हूं, ठीक है, एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे भी ड्रॉ करता हूं, ये इस जगह पे। आप देखें कि जिस तरह से यहां से इस सपोर्ट ने कैंडल्स को नीचे जाने की रोकने की कोशिश की थी, बहुत दिनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद या 1-2 महीने के बाद वापस जब ऊपर से स्पीड से कैंडल्स आई, तो उसी सपोर्ट के लेवल ने आगे जाके इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोका हुआ, ये देख लें। और फिर उसी ने आगे जाके इन सारी कैंडल्स को भी देखें, 3-4 दिन तक वो लड़ती रही है। जैसे एक स्पीड ब्रेकर होता है ना, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हैं सीधे रोड के ऊपर, फर्ज करें 80-90-100 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो क्योंकि रोड सीधा है, हाईवे है, तो आपके जहन में नहीं होता कि आगे एकदम से बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि हाईवे पे तो स्पीड ब्रेकर नहीं होते ना। लेकिन जैसे ही आपको दूर से नजर आता है कि वो ये तो स्पीड ब्रेकर है, जंप है कोई बहुत बड़ा, तो आप क्या करेंगे? आप ड्राइवर हैं तो आप ब्रेक मारेंगे ना, गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब गाड़ी स्पीड में हो और एकदम से आगे अनएक्सपेक्टेडली जंप आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो गाड़ी क्या रुक जाएगी स्पीड ब्रेकर से पहले? नहीं रुकेगी, नहीं, लेकिन स्पीड जरूर कम होगी। रुकेगी वो स्पीड ब्रेकर के बाद ही जाके, झटका फिर भी लगेगा, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से हल्का झटका लगेगा। ऐसा ही है। तो आप ये समझ लें कि ये कैंडल जो ऊपर से आ रही है नीचे, ये गाड़ी है, एकदम से ये जो आगे लेवल है ना सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, ये जंप है मोटा। तो स्पीड में जैसे ही नजदीक आके गाड़ी पहुंची, उसको नजर आया कि ये तो स्पीड ब्रेकर है, उसने स्पीड मारी। आप देखें कुछ गाड़ियां स्पीड ब्रेकर से पहले रुक जाएंगी, और कुछ जो है उसको क्रॉस करके रुकेंगी, थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस ऊपर आ जाएंगी। समझ गए बात को? तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का कंसेप्ट। अब हमने क्या करना होता है कि हमने 1 डे के चार्ट के ऊपर आपने देखना ये होता है कि अभी लाइव कैंडल कौन सी चल रही है जी 1 डे के चार्ट पे, ये वाली, ये देखें ये वाली चल रही है, ठीक है, लाइव राइट साइड पे ये वाली। आपने, ये तो आज की कैंडल है ना, इसको आप छोड़ दें। आज की कैंडल से पिछली जो कल की कैंडल थी, एक और एक से ज्यादा पीछे जो हैं, जो क्लोज हो चुकी हुई हैं, ठीक है, आपने उन कैंडल्स का देखना है हाई पॉइंट कहां पे है और लो पॉइंट कहां पे था। वहां पे हाई पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल होगा, लो पॉइंट जो है वो सपोर्ट का लेवल होगा। मिसाल के तौर पे अब देखिए, मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, ये कैंडल आज की है, ये कल की क्लोज हुई थी ऊपर, ये इस जगह पे मैंने ये देखें रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया, ये जगह आप देखें एग्जैक्ट इसी जगह पे आज की कैंडल पहुंची थी ऊपर, लेकिन इस रुकावट ने कैंडल को मजीद ऊपर जाने से रोक दिया, और कैंडल देखें इसको टक्कर मार के वापस नीचे आई है, और इस वक्त कहां पे चल रही है? यहां पे। तो अब आपको समझ लगी कि ये कैंडल ये वाली आज की इससे ऊपर क्यों नहीं जा सकी? क्यों? क्योंकि ये जगह आम जगह नहीं है, ये लेवल वो है जहां पे इससे पहले भी कल की जो कैंडल थी वो भी इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकी थी, क्योंकि ये मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है। मजबूत रेजिस्टेंस का मतलब कि इसने आज से पहले भी काफी कैंडल को इस पॉइंट से ऊपर जाते हुए रोकने की कोशिश की थी, और बाजुकात कामयाब भी हो गई थी। जैसे देखें इस कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया, इसी तरीके से पीछे आए, ये देखें इस कैंडल को जाने से रोक दिया था, इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोक दिया था, पीछे जाते जाए यहां पे देखें इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोक दिया था, और पीछे जाए ये चेक करें यहां पे इस कैंडल को। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं ना, ये देखें ये कैंडल फर्ज करें अगर ऊपर जाएगी, ये कैंडल इस रेजिस्टेंस के लेवल को, पहले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो फिर क्या होगा कि ये कैंडल इस तरह से हो जाएगी ना। फर्ज करें ये कैंडल यहां पे आ जाती है, 1 मिनट, ये कुछ इस तरीके से यहां पे ये कैंडल आ गई इस तरीके से,
ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाला लेवल है ना, ये काला लाइन जो है, पहले ये रेजिस्टेंस थी, कैंडल को ऊपर जाने से रोक रही थी, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। ये लेवल अब क्या बन गया है? सपोर्ट का लेवल बन गया है। किस कैंडल के लिए? जो कैंडल इससे ऊपर है ना, जैसे ये है, अब ये इसको नीचे जाने से रोकेगा। थोड़ी देर पहले यही लेवल यहाँ पे किस चीज का किरदार अदा कर रहा था? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का लेवल था, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा था, ये देख रहे हैं आप। लेकिन वही लेवल जब कैंडल ने तोड़ा, ऊपर गई, तो अब वही दीवार जो है, रुकावट कैंडल को नीचे जाने से रोक रही है, यानी कि सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो सपोर्ट becomes resistance and resistance becomes support। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपको सपोर्ट का लेवल लग रहा है, अगर वो एक दफा कैंडल तोड़ के नीचे चली गई, तो फिर वही सपोर्ट का लेवल जो कैंडल्स नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेंगी, उनके लिए रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा। एक दफा रेजिस्टेंस को तोड़ के कैंडल ऊपर चली गई, वही रेजिस्टेंस का लेवल अब ऊपर से नीचे जाते हुए सपोर्ट का किरदार अदा करेगा। तो ये इनका फंक्शन चेंज होता रहता है। अभी का जो सपोर्ट का लेवल है, आगे चल के थोड़ी देर के बाद वही रेजिस्टेंस का बन जाएगा, वही रेजिस्टेंस का लेवल आगे चल के वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा होगा। इसका मतलब ये है। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा जी, अब आगे हमने, आज आपका जो होमवर्क है वो क्या होगा कि आपने वन डे का चार्ट ओपन किया और आपने एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आए, और उसमें आपने ऐसी जगह पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनाना है, ठीक है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट हों और हाई पॉइंट्स हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब देखें, यहां पे इस जगह पे अगर मैं ये इस जगह पे एक मैं लेवल बनाऊं, इस जगह पे, यहां पे, तो अब देखें यहाँ पे ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स के लो पॉइंट टच कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी काफी सारी कैंडल्स के लो पॉइंट मौजूद तो हैं, लेकिन ये इससे थोड़े नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे भी लो पॉइंट टच कर रहे हैं, इस जगह पे भी टच कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे कर लूं, अगर यहां से ये इतना यहां पे कर लूं, आप देखें कि यहां पे भी ये लो पॉइंट टच हो गए, यहां पे भी काफी सारी कैंडल्स के टच हो गए, यहां पे भी, ठीक है। तो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आपने एक जो लेवल होता है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, उसका मकसद क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट और हाई पॉइंट्स को टच करना चाहिए उसको। देखिए जैसे यहाँ पे दो कैंडल्स के हाई पॉइंट को और दो कैंडल्स के हाई पॉइंट को यहाँ पे भी टच कर रहा है, और एक कैंडल के ये लो पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं। अच्छा, जैसे दूसरा दूसरा मैं बनाऊंगा जी, कहां पे, जैसे आप देखें एक जगह ये है, ठीक है, ये वाली जगह, ये वाली जगह कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे कर लूं, इस लेवल को, ऑलमोस्ट ये वाली जगह, आप ये देखें कि कितनी सारी कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को, यहाँ पे लो पॉइंट्स को, फिर ये लो पॉइंट हाई पॉइंट्स को ये टच कर रहा है, ये देखें, तो ये भी हमारा एक अच्छा लेवल हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से एक ये वाला हमारा लेवल बन सकता है, ये वाला देखें इस जगह पे, ये यहाँ पे, अब देखें ये लो पॉइंट्स, ये भी लो पॉइंट्स को टच कर रहा है, ये लो, ये हाई पॉइंट्स को टच कर रहा है, ये लो को, ये हाई को, ये इस तरीके से आपने बनाना होता है, ठीक है। और ऊपर देखें ये वाला एक हमारा पॉइंट बन जाएगा इधर, ये वाला, ये देखें यहाँ पे कितने हाई पॉइंट को और लो पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से एक और आप यहाँ पे बना लें, इस जगह पे। तो ये आपका होमवर्क है जी, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस तरीके से
लेवल्स बनाने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि दो लेवल्स के बीच में ज्यादा जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है ना। मेजर लेवल्स आपने बनाने हैं जो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स को टच करें, बीच में दो लेवल्स के बीच में खाली जगह भी काफी बचनी चाहिए। अब आप देखें यहां पे नीचे आ जाएं, अगर अभी ये कैंडल है, जब ये नीचे आए ऊपर जाते हुए तो हमने पहला रेजिस्टेंस का लेवल ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा देखें यहाँ पे भी बन रहा है इस जगह पे, ये इस जगह पे भी, ठीक है। तो एक लेवल में यहाँ पे बना लेता हूं। ये है वन डे का चार्ट, ये इस जगह पे, ये देखें जब हम वन डे के चार्ट को 1 घंटे के या 30 मिनट के चार्ट पे लेके जाएंगे ना, आप देखिएगा इन दो लेवल्स के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये देखिएगा नॉलेज हमने अप्लाई करना है वन डे के चार्ट पे, लेकिन जब हमने ट्रेड करनी है तो इसी चार्ट को हमने छोटे चार्ट पे ले जाना है। अब आप देखें कि दो लेवल्स के बीच में ये देखें कितना फासला हो गया है, ये चेक करें, ठीक है, ये कितना खाली जगह है। तो वन डे के चार्ट को जब आप छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे तो दो लेवल्स के बीच में फासला बहुत बड़ा हो जाएगा। वन डे पे वो छोटा लगता है, 30 मिनट या 1 घंटे में वो बहुत बड़ा लगेगा। तो अब आप देखें यहाँ पे मैं, अगर ये कैंडल नीचे जाती है तो पहला इसको सपोर्ट का लेवल कौन सा रोकेगा, ये सारे हमने रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हैं क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे है। ऊपर जाएगी तो ये पहला लेवल है रेजिस्टेंस का, इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, ये दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर तीसरा लेवल है, फिर चौथा रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इस कैंडल जो लाइव है इसका सपोर्ट के लेवल कोई नहीं बनाए, तो अब हम सपोर्ट के लेवल बनाते हैं। पहला सपोर्ट का जो लेवल बनेगा वन डे के चार्ट पे वो कहां पे बनेगा, ये देखिएगा। अब मैं सपोर्ट के लेवल का जो कलर है ना वो चेंज कर दूंगा, फर्ज करें कि वो मैं ये मैरून सा कर देता हूं। तो पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा जो मेरे ख्याल में वो ये देखें इस जगह पे आ रहा है, ये चेक करें, क्योंकि आज भी फिलहाल इसी ने रोका हुआ है। इससे पहले देखें ये वाली कैंडल थी 3 दिन पहले वाली, इसको भी इसी पॉइंट ने नीचे जाने से रोका था। उससे पीछे भी यही जगह देखें, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल को नीचे जाते हुए, ये देखें पीछे कितनी कैंडल्स को नीचे जाते हुए और ऊपर जाते हुए रोक चुकी है, ठीक है। तो एवरेज 19-20 के फर्क से ये वाला पहला सपोर्ट का लेवल है। और इसके बाद अगर इसको तोड़ के ये नीचे जाएगी तो अगला जो हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल आएगा मेजर, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आएगा ये इस जगह पे, नहीं थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, यहां पे ये देखें इस कैंडल को भी इसी ने नीचे जाते हुए रोका, उसके बाद इस कैंडल को भी और इन दो कैंडल्स को भी, ठीक है, ये एक आ गया। अच्छा इसको तोड़ के अगर और नीचे जाता है तो फिर जो तीसरा लेवल आ जाएगा हमारा सपोर्ट का वन डे के चार्ट पे वो कहां पे आ जाएगा, ये आप देखें यहां पे, ये इस जगह पे, ये लें जी, ये देखें इसको भी नीचे से इसी ने रोका है, इन दो कैंडल्स को भी रोका है, ठीक है। और अब पीछे जाए कि क्या पीछे भी इन्हीं सपोर्ट के लेवल ने कैंडल्स को नीचे जाते हुए रोका था, ये देखें एग्जैक्ट इस जगह पे, और ये देखें इस जगह पे भी कितनी सारी कैंडल्स को नीचे और ऊपर जाते हुए रोका हुआ है। 19-20 के फर्क से इतना फर्क रहेगा, वो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्क कैसे पूरा करना है। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मेजर लेवल बनाने होते हैं, ठीक है जी। अब देखें जैसे ये एक लेवल यहां पे भी बन रहा है इस जगह पे, ये यहां पे, और एक लेवल इसके नीचे यहां पे भी बन रहा है सपोर्ट का। बहुत पीछे माजी में इस जगह पे भी बहुत सारी कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका था, ये देखें, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे लाइव पे आ जाए, आज पहला लेवल इसका सपोर्ट का ये होगा बड़ा, दूसरा फिर ये होगा बड़ा, तीसरा फिर ये होगा, अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है तो चौथा लेवल ये नीचे आएगा, पांचवा फिर हमने और नीचे बनाया, ये वाला बहुत नीचे है, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं, ये आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जी। आज का सेशन मैं यहाँ पे आप कर रहा हूँ खत्म, और अब मैं आपके माइक ओपन करने लगा हूँ। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो अब आप कर सकते हैं, आज के सेशन के हवाले से भी और जो कल का सेशन था पिछला उसके हवाले से भी।